यूपी आरओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 की इस स्पेशल सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर आपने यूपी आरओ या यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के और जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको एनालाइज किया होगा तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन पॉलिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यूपी पीएससी के एग्जाम्स के लिए वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर इंडियन पॉलिटी से एक क्वेश्चन केवल आ रहा है तो आप ये मान के चलिए वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने की पूरी संभावना रहती है। 99% चांसेस यहीं से रहते हैं। तो इंडियन पॉलिटीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, तो समय को बर्बाद किए बगैर चलिए शुरू करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। तो भाइयों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 11 है वो डील करता है सेंटर स्टेट रिलेशन को। और सेंटर स्टेट रिलेशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक, ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, 245 से लेकर के 255 तक फोकस करता है इन सेंटर स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव वाले पार्ट को। ठीक है, यानी जो वैधानिक संबंध है सेंटर के बीच में और राज्यों के बीच में, वो डील होता है आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक। अब एक बार देख लेते हैं कि 245 लेकर के 255 तक सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, ये क्या कहते हैं। अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 245 किस चीज़ से डील करता है, या आर्टिकल 246 किस चीज़ से डील करता है, आर्टिकल 246 से किस चीज़ से डील करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 245 किस चीज़ से डील करता है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो पार्लियामेंट लॉज बना रहा है और जो स्टेट असेंबलीज लॉज बना रही हैं वो कितने भूभाग तक काम करेंगे, कहाँ पर वो लागू होंगे, कहाँ पर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 246 जो डील करता है वो सब्जेक्ट मैटर से करता है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, वो आर्टिकल 246 में है। आर्टिकल 246 अभी 246A ये नया है, जीएसटी के साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 246 है स्पेशल प्रोविजन ऑफ जीएसटी, याद रखना है। आर्टिकल 247 ये क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं स्पेशल कोर्ट्स को बनाने का, तो आर्टिकल 247 उसके साथ डील करता है। आर्टिकल 248 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन की जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है उनके ऊपर कौन कानून बनाएगा, उसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। तो ये रेसिड्यूरी पावर कहाँ पर डिफाइन की गई है? 248 में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ रेसिड्यूरी पावर कहाँ पर किसके पास है? सेंटर के पास है। यानी जो मैटर किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं है उसके ऊपर भी अगर कानून बनाना हुआ तो वो कानून बनाएगी भारत की पार्लियामेंट, केंद्र में जो बैठी है। आर्टिकल 249 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है कि जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर देती है कि जो सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, अगर वो जो कानून है वो नेशनल इंटरेस्ट में बन रहा है तो। और आर्टिकल 250 वो भी किसके ऊपर आधारित है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। किस टाइम पे? जब देश में इमरजेंसी चल रही हो उस समय पर। ठीक है, आर्टिकल 251 ये कहता है कि जो आर्टिकल 249 और 250 का यूज करके जो कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने, वो अगर किसी स्टेट के कानून के साथ उनका विरोधाभास होता है तो फिर कौन से कानून प्रिवेल करेंगे, वो चीज़ें, ये मैटर कैसे डील करे होगा, ये होगा आर्टिकल 251 में। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 252। ये क्या होता है कि अगर जैसे दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स किसी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस मैटर को लेकर के कोई कानून बना दीजिए, तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन कैसा है, ये प्रोसेस कैसा है, ये आर्टिकल डील करता है 252। ठीक है, आर्टिकल 253 ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये किस चीज़ के ऊपर डील करता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसको इन्फोर्स करना है, उसके लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 253 में। आर्टिकल 254 आता है,
स्टेट ने और पार्लियामेंट ने अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर दो अलग-अलग लॉज बनाए हैं, उन दोनों के बीच में कुछ विरोधाभास है, तो वो पूरा का पूरा मैटर किस तरीके से डील होगा, ये पूरा लिखा गया है आर्टिकल 254 में, ठीक है? और 200 आर्टिकल 255 में कुछ रिकमेंडेशंस हैं प्रोसीजर के रिगार्डिंग। तो ये एक ओवरव्यू था आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक का। अब आ जाइए थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, ये कैसे हम पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि सेंटर के लॉज और स्टेट के लॉज कहाँ-कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, कौन किस सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकता है। तीसरा, इस रिलेशनशिप को हम पढ़ सकते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन स्टेट फील्ड। अगर कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो किसी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ बनाती है, तो वो किस तरीके से इन्फोर्समेंट में आती है, कब वैलिड रहती है, कब इनवैलिड रहती है, इन चीज़ों को हम इस सेक्शन में पढ़ सकते हैं। और जो चौथा सेक्शन है वो है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर को सेंट्रल कंट्रोल करना चाहे तो वो किन परिस्थितियों में कंट्रोल कर सकता है या किन परिस्थितियों में कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इन्हीं 4 सेक्शंस के बीच में हम ये पूरा का पूरा स्टेट सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देख ली और इन चारों सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर बड़े आसानी से दे पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहीं से हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे से डिजाइन करके और आपके एग्जाम के प्रारूप के अनुसार आप तक पहुंचाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब ये है कि जो सेंटर के लॉज हैं, जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं, वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, और जो स्टेट के लॉज हैं वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है वो अगर कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ इन जनरल पूरे के पूरे देश के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए भी लॉज बना सकती है और देश के किसी एक पार्ट के लिए भी लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज पूरे के पूरे देश के ऊपर लागू हो सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो केवल और केवल अपने स्टेट के लिए ही लॉ बना सकती है। वो लॉज केवल जो वो स्टेट की बाउंड्री है वहीं तक एप्लीकेबल रहते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आते हैं जिसमें स्टेट के लॉज स्टेट के बाहर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, बट इन जनरल जो स्टेट के लॉज हैं वो केवल और केवल स्टेट की बाउंड्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ये याद रखिए कि जो पार्लियामेंट है केवल वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर बना सकती है, स्टेट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहे कि वो बिहार के लिए कोई कानून बना दे तो ऐसा नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज केवल और केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट कुछ ऐसे रेगुलेशंस बना सकते हैं जिन रेगुलेशंस के पास उतनी ही पावर होती है जितना कि किसी पार्लियामेंट के लॉ में होती है। तो ये रेगुलेशन जैसे होते हैं अंडमान निकोबार के लिए, दमन द्वीप के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए, लक्षद्वीप के लिए, इन सब जगहों के लिए प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अच्छा, लक्षद्वीप अभी करेंटली बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो ये याद रखिएगा। और ये आर्टिकल 240 है। ठीक है, आर्टिकल 240 के हिसाब से प्रेसिडेंट इन सारे के सारे जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। और उन रेगुलेशंस के पास उतनी ही पावर होती है जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी एक्ट में होती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज अब यहाँ पर ये याद रखनी है कि गवर्नर, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स के गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ये चीज ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते हैं कि किसी भी कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है वो उनके राज्य के स्पेसिफिक एरियाज में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नर उसके लिए कुछ नोटिफिकेशंस देते हैं कि इन एरियाज को इस पार्लियामेंट्री लॉ से एक्सेप्शन मिला हुआ है, यहाँ पर ये पार्लियामेंट्री लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ऐसा है कहाँ पर? बेसिकली ऐसा है आसाम में। ठीक है, आसाम के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो जिनको कि हम आसाम के शेड्यूल एरियाज कहते हैं। वहाँ पर आसाम के गवर्नर ऐसा नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ये कानून आसाम के इन शेड्यूल एरियाज पे लागू नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ऐसा ही सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। प्रेसिडेंट के पास किन स्टेट्स के लिए है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। तो याद रखिएगा, आसाम में शेड्यूल एरियाज का को रेगुलेट करने का पावर है गवर्नर के पास, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें शेड्यूल एरियाज को गवर्न करने का पावर कहाँ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा स्तंभ है इस रिलेशनशिप का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, आपको पता है वो 3 लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, ये तीनों की तीनों लिस्ट कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, कौन से शेड्यूल में तीनों लिस्ट की डिटेल है, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो वो भी कमेंट कर देना भाई लोगों, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, तो 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिनके ऊपर की स्टेट असेंबली लॉज बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, एक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल पावर, कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो भाइयों बहनों, उसके ऊपर कानून बनाएगी देश की संसद, यानी कि पार्लियामेंट। तो रेसिडुअल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, रिकॉल करके कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज हमको यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो स्टेट लिस्ट है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो कानून बनाएगी वो स्टेट की असेंबली ही बनाएगी। लेकिन कुछ सिचुएशन अब नॉर्मल हो जाती हैं जिसमें स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। तो ये कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जरा इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती हैं और रेसिडुअल पावर पार्लियामेंट के पास है। अच्छा, यहाँ पर ना कई बार एग्जाम में प्रेसिडेंस भी पूछ लिया जाता है, तो ये बात याद रखें, यूनियन लिस्ट सबसे ऊपर है, यूनियन लिस्ट के बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट के बाद आता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पावरफुल है यूनियन लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब कोई मान लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो जिसके ऊपर की पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का कोई मैटर है जिसके ऊपर सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो कौन सी लॉ प्रिवेल करेगी? तो ये याद रखना है कि वहां पर जो कानून सेंटर ने बनाया है वही लॉ वहां पर पावरफुल होगी और वही मानी जाएगी। जो स्टेट असेंबली ने कानून बनाया है वो वहां पर नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन का केवल और केवल एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें कि जो स्टेट ने लॉ बनाया है वो मान ली जाएगी। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन ये है कि जो कानून स्टेट ने बनाया है, अगर उस कानून को प्रेसिडेंट ने अपने पास कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया है और उसके बाद फिर उस कानून के ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, स्टेट वाले कानून के ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, तो फिर वो जो स्टेट लॉ है वो प्रिवेल करेगी, वो पावरफुल हो जाएगी, और वहां पर जो सेंटर ने कानून बनाया है वो नलीफाई हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में सेंटर क्या कर लेता है? सेंटर एक दूसरा कानून बना देता है उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, और अगर सेंटर फिर से दूसरा कानून उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ले जाएगा तो जो अब सेंटर का सबसे लेटेस्ट कानून है वो प्रिवेल करने लग जाएगा, वो सबको क्या कर देगा? बाईपास कर देगा। ठीक है, तो भाई एनी विच वे जो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स हैं उसमें जो अपर हैंड है वो सेंटर के ही पास है, पार्लियामेंट के ही पास है। तो ये चीज हमको एक्सेप्शन वाली सिचुएशन जरूर याद रखनी है। ये एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार आई है पिछले 8-10 सालों में, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है, वो कौन कौन से हैं? तो अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन पास करती है और पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर के ऊपर कानून बना सकती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी एक्ट बना सकती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिजोल्यूशन राज्यसभा पास करती है 2/3 मेजोरिटी से, इसका जो टाइमलाइन होता है वो होता है 1 ईयर। ये रिजोल्यूशन केवल 1 साल के लिए वैलिड
होता है, ठीक है। लेकिन इस रिजोल्यूशन को कितनी बार भी राज्यसभा रिन्यू कर सकती है, लेकिन एक बार में जो उसका टाइमलाइन होगा, उसकी जो कालावधि होगी वो केवल 1 वर्ष ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर जैसे लॉ इसके जो भी लॉ इस रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया है वो कब तक वैलिड रहेगा, जब ये रिजोल्यूशन एक्सपायर हो जाएगा, इसके एक्सपायर होने के 6 महीने के अंदर तक 6 महीने बाद ये लॉ भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेट असेंबली ने उस कानून को फिर से पास कर दिया, फिर से उसके ऊपर कानून बना दिया तो दूसरी बात है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये जो लॉ बनी है राज्यसभा के इस रिजोल्यूशन के द्वारा, जैसे ये रिजोल्यूशन एक्सपायर हुआ उसके 6 महीने के अंदर ये कानून भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिनेरियो हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है उस समय पर भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सारे मैटर्स के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। अच्छा, इस ये जो कानून बनाएंगे नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, इसकी कालावधि क्या होगी, इसका टेन्योर क्या होगा, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई उसके खत्म होने के 6 महीने तक ही ये कानून वैलिड रहेंगे, उसके बाद फिर ये कानून एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अब आता है तीसरी कंडीशन, तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन की स्टेट क्या करें, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें एक रिजोल्यूशन पास करके कि वो जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर उनके लिए कोई कानून बना के दें, ठीक है। तो फिर पार्लियामेंट उनके इस रिक्वेस्ट को मान करके उनके उस सब्जेक्ट लिस्ट के ऊपर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और अगर एक बार स्टेट ने उस मैटर के ऊपर रिक्वेस्ट कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, तो फिर स्टेट उस मैटर के ऊपर कानून नहीं बना सकता है। तो ये एक तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्समेंट में लाना है उस टाइम पर भी पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट के किसी मैटर के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी हमको याद रखना है। अच्छा, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ लग गई है उस टाइम पर भी पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लेकिन ये चीज याद रखनी है कि जब प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में खत्म हो जाएगा उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट ने उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट पे जितने भी कानून बनाए हैं वो सब वैलिड रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अगर वहां की स्टेट असेंबली कोई दूसरा कानून ले आती है, उस कानून को उलट फेर कर देती है तो बात दूसरी है। अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशन में किसी भी स्टेट के लिए पार्लियामेंट ने जितने भी कानून बनाए हैं वो सारे कानून प्रेसिडेंट रूल के बाद भी वैलिड रहते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि जो सेंट्रल का कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर वो कौन कौन से हैं और वो किन किन आर्टिकल्स के द्वारा पार्लियामेंट को दिए गए हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, गवर्नर जो है वो स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए किसी भी एक्ट को रिजर्व करके अपने पास रख सकता है या उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे पार्लियामेंट या जिसको हम कहते हैं सेंटर स्टेट के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नर ने किसी बिल को प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट के पास ये एब्सोल्यूट वीटो पावर है कि वो उसके ऊपर साइन करे कि ना करे। स्टेट उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने अपने साइन उस बिल के ऊपर नहीं किए तो स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं लेकिन उनके ऊपर कानून बनाने के लिए स्टेट को पहले प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। ऐसे मैटर कौन कौन से, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है। तो ऐसे मैटर्स पे कोई भी कानून बनाने के लिए स्टेट को पहले सेंटर की प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है उस टाइम पर भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी प्रेसिडेंट स्टेट को ये कह सकता है कि वो कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल अभी स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि सेंटर किनको कंट्रोल करता है, स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये था लेजिस्लेटिव वाला पार्ट।
जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं या हमारी वेबसाइट nullified.com पर भी जा करके ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल विद लॉट्स ऑफ अदर स्टडी मटेरियल आप ये पढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहीं से हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।